नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके साथ हम लोग आए हैं और एक बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनालिटी आज हमारे साथ मिलने वाले हैं जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए। नमस्कार सर। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो नॉर्थ महाराष्ट्र एरिया है, यहाँ पर बहुत ही नामांकित पर्सनालिटी है जिनका नाम है हीरालाल ओमकार पटेल। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से पिछले कुछ 60 ईयर्स से जुड़े हुए हैं और आज उनके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो दर्शक हमारे जो देखेंगे ये वीडियो काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से भी देखेंगे, तो इनको आपका एक फैमिली बैकग्राउंड हम लोग बताना चाहेंगे। मैं खुद आज मेरी उम्र है 73 में हूँ मैं रनिंग में, और 55 साल से खेती कर रहा हूँ मैं। 16वें साल से ही मैं खेती में लगा हूँ। पिताजी जल्दी गुजरे। कॉलेज से मैं 16वें साल निकल आया और खेती में लगा, और खेती में मुझे 96 में कृषि भूषण अवार्ड मिला, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे ऊपर का एग्रीकल्चर का अवार्ड है। उस वक्त मैं टिश्यू कल्चर हार्डनिंग का भी काम करता था। वैसे ही खेती में फल फ्रूट्स वगैरह के पेड़ भी लगाता था। ऐसा कौन सा आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट था जब आपने सोचा कि अब से मैं एग्रीकल्चर में टर्न हो जाऊंगा, या मेरा करियर जो भी आपने जो अभी किया है ये मैं एग्रीकल्चर में घुस जाऊंगा? ऐसा आपने कब से सोचा लाइफ में? वही पिताजी जल्दी गुजरे। मैं 11 साल का ही था और 15वें साल ही मैं कॉलेज को था। छोटा भाई था, वो भी टिटैनस से गुजर गया, इसलिए माँ ने फिर मुझे पढ़ने नहीं दिया। और मैं जब ऐसे ही बोलता था कि मैं खेती करूँगा नहीं, मैं पढ़ूँगा ही। छोटे भाई का ध्यान बराबर था वो खेती के तरफ, लेकिन वो गुजर जाने के बाद माँ ने मुझे फिर बुला लिया। मेरा भी अकेला लड़का रहा, पिताजी भी मेरे पहले चले गए। अभी मुझे लड़के को मेरे सामने ही होना। और फिर घर पर आने के बाद तो ये वडिलोपार्जित खेती थी जी। और खेती में ही मुझे लगना पड़ा, और इसलिए फिर खेती के तरफ ही पूरा, खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से खेती में ही ध्यान दिया, और खेती में मुझे 96 में कृषि भूषण अवार्ड भी प्राप्त हुआ। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सर इज़ ऑनर्ड विद कृषि भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र का एक सर्वोच्च एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बड़ा और नामांकित अवार्ड है। वो सर इज़ ऑनर्ड विद दैट। सर मैं ये पूछूंगा कि वो जो अवार्ड था कृषि भूषण अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये आपको किस बेसिस पर मिला? क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से वो अवार्ड आपको मिला? उस टाइम मैं खुद टिश्यू कल्चर का हार्डनिंग का भी काम करता था। हाँ। और ड्रिप इरिगेशन में करीब मैं 200 एकड़ ज़मीन में पूरा ड्रिप इरिगेशन पर खेती करना चालू कर दिया था। यानी 1990 का बात है, 92 में समझो। तो पूरी खेती में टिश्यू ड्रिप पर लेता था, और वैसे में टिश्यू कल्चर का प्लांट भी लगाता था, और उसका हार्डनिंग का काम भी करता था। और इसलिए, और पूरा जब मैं ऑर्गेनिक पर ही पूरा ध्यान दिया मैंने। हाँ। शुरुआत से तो मेरे यहाँ कुछ अधिकारी आए, कुछ एक अपने उड़ीसा के कृषि सचिव पटनायक साहब आए, और उन्होंने ये सब देखने के बाद उनको बहुत ही अच्छा लगा, और वो बॉम्बे गए। तो वह जब अपने यहाँ कमिश्नर थे सारंगी साहब, उनसे उनकी बात हुई कि भाई ऐसा ऐसा किसान है बैकवर्ड एरिया में, आज वो टिश्यू कल्चर हार्डनिंग करता है, उसके पौधे लगाता है, ऑर्गेनिक पर काम बहुत बड़ा है उसका। तो इसलिए फिर मुझे वो हिसाब से मुझे प्रस्ताव भेजने को ये हुआ कि आप तुम्हारा प्रस्ताव भेजो। और मैंने ये प्रस्ताव, और मुझे मेरे उस टाइम उत्तर महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही अवार्ड कृषि भूषण दिया जाता था। तो R&D के भवरलाल जैन इनका प्रस्ताव था, मुझे ये अवार्ड दिया। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र में से थोड़ा मेरे तरफ ध्यान गया कि ये कौन किसान है बैकवर्ड एरिया में, अच्छा। और उसको R&D के
भंवरलाल जैन जी को नहीं देते हुए इसको दिए गया, तो इसलिए पूरा ध्यान मेरे तरफ बहुत से लोगों का हुआ। जी। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो सर ने अपने सेक्टर में, अपने जो भी लैंड एरिया में फार्मिंग पे ये सब चीज़ें बदली, और यही रीज़न था इनको ये इतना बड़ा जो अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं ये पूछूंगा सर कि आपके ज़माने में जब आपने जब फार्मिंग शुरू की और आज अगर कंपेयर करें तो तब बहुत कम टेक्नोलॉजीज़ थी, अपने पास सारे व्हीकल्स नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो तब कैसा मैनेज होता था सब कुछ? वही बहुत ही कम ये था, ये इतना कि जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी यहाँ पर, जी। ऑयल इंजन चलाना पड़ता था हमको। ऑयल इंजन। बावड़ी, हाँ, कुएं खोदो और उसमें से पानी उठाना ऑयल इंजन से। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, और जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी आई तो फिर और सब वो इलेक्ट्रिक मोटर पंप रखना पड़ा। उसके बाद ये बावड़ी का काम गया और ट्यूबवेल आया, ट्यूबवेल, और उसमें और सबमर्सिबल पंप हमको डालना पड़ा। ऐसे बहुत से कठिनाई में से आगे चलते गया मैं। हाँ। और ये अभी नई हाईटेक का तो मैं सबसे पहले ही यूज करता था, जी। और इसलिए मैंने 1992 में ही मेरा टिश्यू कल्चर हार्डनिंग का यहाँ पर सेंटर था, जी। और वो काम भी करता था। उसी वक्त मैंने टिश्यू कल्चर लैब डालने का भी सोचा, हाँ। और उसका सब रजिस्ट्रेशन भी किया। लेकिन जब किसान टिश्यू कल्चर के पौधे लेने में हिचकिचाता था, वो उसको बहुत महंगा लगता था, घर का ही हाँ, बीजवाई डालना। हाँ। और इसलिए मेरी फिर वो करोड़ की लागत थी लैब डालना जब, तो मैंने वो कैंसिल किया, डाला नहीं मैंने। दोस्तों आप सुन ही रहे हो, 1992 में सर ने एक रिसर्च लैब का सोचा था जो कि टिश्यू कल्चर खुद के प्रोडक्शन का, पर कह सकते हैं कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर उभर कर आने वाला था, पर कुछ चीज़ें जो फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से सर का उसमें नुकसान भी हुआ है, बट ही ट्राइड। इधर ही सिर्फ दिखेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो ख्याल में आएगा कि ये आमले की बात थी। जी। उसमें फिर मैंने ये मिलिया डुबिया अभी ये लगाने को सिर्फ 20 महीने हुए। अच्छा। 20 महीने में ये मिलिया डुबिया आमले के ऊपर निकल गया। हाँ। और ये आमले में फिर ये मैंने चंदन के ये 2 मिलिया डुबिया के सेंटर में और चंदन का प्लांटेशन किया है, जी। सफ़ेद चंदन का। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर कि वाइट सैंडलवुड भी सर ने प्लांटेशन किया है, और काफ़ी सिस्टमेटिक, आप देख सकते हो कितना अच्छे से सर ने सब मैनेज किया है यहाँ पर। वाइट सैंडलवुड, इसका सर ये वाइट सैंडलवुड जो है, इसका आगे कैसा, मतलब कहाँ मार्केट होता ये है तो इसका? 20 साल के ऊपर ही इसको जाने देने को ना, 20 साल के बाद इसमें से यानी उसका जो हार्टवुड आता है वो तैयार हो जाता है, और उसमें ऑयल परसेंटेज भी आ जाता है, सुगंध भी आ जाता है। हाँ। ऐसे तो ये 8-10 साल के बाद उसमें वो तैयार होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब कम से कम 20 साल हाँ, इस और प्लांट को। अभी भी मेरा 10 पेड़ मैंने 20 साल के ऊपर के हो गए थे। ऐसे तो मैं सैंडलवुड 25 साल पहले लगाए थे 100 पौधे, हाँ। उसमें से 10 अभी मैंने निकाले हैं परमिशन लेके, यानी वो नॉन की है, परमिशन लेके वो निकाले हैं। और वो 10 पेड़ में का जो हार्टवुड ने वेस्टवुड सब दिया है, हाँ। तो करीब वो 10 पौधे का 10 लाख रुपए में मैंने वो दिया है। शायद मुझे लगता है कि पहला किसान का महाराष्ट्र में ये मेरा ही निकला होगा। अच्छा। अभी ये तो 4 साल से बहुत सारे लगा रहे हैं। जी। तो दोस्तों काफ़ी प्राउड वाली बात है कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट फार्मर कह सकते हैं जिन्होंने सैंडलवुड पे फोकस किया है। सर मैं ये पूछूंगा कि जैसे 1960 में इंडिया, उसके पहले आज़ादी के बाद अगर सोचे तो डिपेंडेंट था, जो कि बाहर से इंपोर्ट करता था ग्रेन्स वगैरह। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फिर अपन सेल्फ सफिशिएंट हो गए, खुद ही देश में ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगे और एक्सपोर्ट करने लगे। पर आज भी अगर अपने एरिया में देखें तो पारंपरिक खेती ही चल रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, पारंपरिक चल रही है ऐसा तो नहीं है। पारंपरिक में ये है कि उस एरिया में जो क्रॉप अच्छा होता है, हाँ। वो ज़्यादा किसान लेते हैं। लेकिन सभी किसान अभी ये हाईटेक के ऊपर तो चले ही गए। ये एरिया में देखेंगे तो केला है, पपीता है, ये सब मिर्ची है,
ये सब अभी ड्रिप इरिगेशन पर ही ले रहे हैं। हाईटेक का पूरेपूर यूज़ कर किसान अभी करने के पीछे है। इतना है, कोई थोड़ा लेता है, कोई ज़्यादा उसका यूज कर रहा है। जी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सर को जो कृषि भूषण अवार्ड मिला था वो 2 सब्जेक्ट पर मिला था, जो कि है फर्स्ट ड्रिप इरिगेशन और दूसरा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं और सर ने 1990s में महाराष्ट्र में वेरी फर्स्ट टाइम ड्रिप इरिगेशन अपने फार्मिंग में इंट्रोड्यूस किया था। और एक चीज़ सर ये पूछूंगा कि जो कि गरीब फार्मर्स है, जो गरीब खेडूत है, इन लोग बहुत पैसा भी नहीं डाल सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजीज़ में नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि रूरल एरियाज़ में उनको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोगों ने कैश क्रॉप्स जिसे कहते हैं हम लोग कि कम लागत में ज़्यादा इनकम आए, ऐसा तो क्या करना चाहिए ऐसे फार्मर्स? इंटरनल क्रॉप यानी क्या, मिक्स क्रॉप लेने को ना उन्होंने। अभी मैं बहुत सौ जगहों पर जाता हूँ, आदिवासी एरिया में भी कोई कार्यक्रम रहा तो वहाँ पर ये जंगल यानी फॉरेस्ट्री के क्रॉप के ऊपर गए तो अच्छा हो सकता है, चंदन भी हो सकता है। और जब अभी मैंने यहाँ पर लिया है कि आंवला है, चंदन है, और ये इंटरनल अभी आप देखोगे मैंने बैंगन और टमाटे भी लगाए थे इसमें। अच्छा, तो अंदर से अपने को क्रॉप उत्पादन भी आवे और ये जो लॉन्ग टाइम का भी उसमें ले तो अच्छी तरह से हो सकता है। और ऐसे कौन से सोर्स है जहाँ से उनको एक अच्छी और समझदार इंफॉर्मेशन, जहाँ से वो काफ़ी चीज़ें सीख सके, जबकि वो पढ़े नहीं होते तो उनको एक गाइडेंस ज़रूरी होता है, तो वो कहाँ से लेने की? वो तो अभी गवर्नमेंट ने ही उनको मालूमात देने को होना। और अभी वैसे होता है, बहुत से जगहों पर कार्यक्रम होते हैं, उसमें वो उसके जो विशेष तज्ञ आते हैं वो भी मालूमात देते हैं। मेरे जैसे किसान गए तो मैं भी अभी पिछले टाइम यहाँ पर पानी फाउंडेशन का फर्स्ट जो बख्शिश मिला, हाँ पोड़ पांडरी करके, जी, वहाँ की आदिवासी ये है, लेकिन वो अभी डायरेक्टर है कृषि में, पुणे डायरेक्टर है। जी। यानी बहुत से अभी उनके भी लोग बहुत आदिवासी एरिया में लोगों से तक भी पहुंच आगे रहे हैं। चले गए हैं। और ये मालूमात देना, और उन्होंने भी इंटरेस्ट लेके जाके देखने को होना, मालूम हुआ तो सही बात। एक दूसरे के यहाँ जाके देख के मालूमात ले तो ही वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी सही। मैंने भी किया तो मैं खुद बहुत से अच्छे जो किसान हैं उनके यहाँ जा, मैं कर्नाटक भी, गोवा भी, बहुत से जगहों पर खुद जा जाके देखा। एग्जीबिशन रहते हैं, देखते हैं, उसमें से मालूमात मिलती है, हाईटेक की मालूमात मिलती है। तो दोस्तों, एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको उसकी रिलेटेड चीज़ें, इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए ताकि आप और खुद को डेवलप कर सके, जो कि सर ने किया है। खेत में से ही ऐसा ही छोटा नाला था, हाँ, तो ये हमने उसको उल्टा जल संधारण के इसमें यूज किया। उसको ये 15-15 फीट, ये इधर आप साइड में देखेंगे 15 फीट नीचे गड्ढे किए हैं, अच्छा, और वो मट्टी निकाल के यहाँ पर ही डाली। और उस पर भी ये मैंने अभी ये बाम्बू और चंदन ने ये लगा दिया है। आप देखेंगे ये पूरी लाइन लगाई है, उधर से भी है।
तो एक वाटर स्टोरेज हाँ, ये इसको वाटर स्टोरेज यानी एक की अगर ये नाले को पानी आ गया एक बार पास में सातपुड़ा है, हाँ एक ही बार आ गया यानी ये सब भरे गए तो पानी वाटर लेवल जो है ये पूरा पूरा हो जाता जरूरत है। पूरी हो जाती है। यानी वही से इसमें भी ये जल संधारण के हिसाब से भी पर्यावरण के हिसाब से भी मैं काम करते रहा इसमें। तो सर ने एक कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट से ही खुद हाँ। का यूज़ कर लिया, ना कि कोई किसी पे डिपेंड रहने का सोचा। मैं ये पूछूंगा सर कि अपन जो प्लांटेशन में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हाँ तो कभी कभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करे तो वो हानि हो जाती है, हाँ और कम करे तो फिर वो प्रोड्यूस नहीं देता, होता नहीं है। तो ऐसे में कैसे बैलेंस करना चाहिए सब कुछ? नहीं, वो सोच के ही करने को होना। अभी मैं तो ऑर्गेनिक में काम है, हाँ अभी फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा कम मतलब उससे तो आपका ज़मीन में ऑर्गेनिक का परसेंटेज अच्छा रहो, कर्ब जो बोलते हैं वो बराबर अगर होगा तो जो डाला आपने वो बराबर लगता है। जी, अगर इसमें रासायनिक का ही केमिकल का ही यूज करते जो आ रहे, इसलिए तो अभी सब तरफ आ रहा कि रासायनिक का कम करते जाओ और ऑर्गेनिक में काम बढ़ाते जाओ। अच्छा, जैविक इसमें तो ये जितना जैविक का बैलेंस रखने को ना, हाँ जितना ऑर्गेनिक का आपका अंदर डाल रहे वो हिसाब से ही रासायनिक वापरो। अगर ज़्यादा वापर लिया तो भी हानि है, हाँ और वो नहीं डाला तो भी फिर हानि है। जो थोड़ा बहुत वो उठा सकता वो भी उसको मिलेगा नहीं, ऑर्गेनिक अगर नहीं होगा तो। सर आपने जैसे कि बहुत कंट्रीज विजिट की है, तो अगर देखा जाए तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है और बाहर का कंपेयर करें तो क्या फ़र्क आता है सर आपके नज़रिए से? बाहर हाईटेक का यूज है, लेकिन मेरा आज भी ऐसी सोच है कि अपनी यहाँ इंडिया में जो निसर्ग ने पूरा भर के दिया है, दिया है। 3 ऋतु दिए हैं, बहुत सारा ये दिया है, और आज भी इंडिया में जो उत्पादन होता है हाँ हाईटेक का यूज नहीं कम है समझो, तो भी बहुत सारा production है। निकलता है हाँ जो उधर बाहर नहीं। नहीं है, हाँ मतलब वहाँ पर हाईटेक है सब कुछ, हाँ। फिर भी प्रोडक्शन कम है। हाँ। और इंडिया इज वी कैन से गॉड गिफ्टेड कंट्री, नेचर से हम लोग को इतना मिला है, और 3-4 जो भी हमारे सीजन्स है ये प्रॉपरली हम लोग को मिलते हैं, ऐसा लोकेशन है, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, जबकि इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है फिर भी। यहाँ पर देखोगे तो ये नेचुरल ये चंदन के पेड़, ये इधर भी पूरी लाइन दिखेगी, ये इधर भी निकले हैं, ये नेचुरल निकले। यानी 25 साल पहले भी मेरे पेड़ है चंदन के यहाँ पर, उसमें से 10 मैंने निकाले हैं। हाँ। तो उसका बीज लोग पंछी खाते हैं और वो हार्ड आता है, वो फिर जहाँ पर भी वो बिस्टा निकालते हैं वहाँ पर वो गिरता है और वहाँ उसका पर नेचुरली निकलता है। जो अभी यहाँ पर ये इतने में एक 20,000 10,000 20,000 स्क्वायर फुट में ये 50 पेड़ अभी चंदन के नेचुरल निकले हैं। तो सर ने साइड में भी प्लांट्स किए हैं, जो कि हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जगह वेस्ट नहीं होने दी है, हर जगह का यूज़ किया है प्रॉपरली, और जहाँ प्रॉपर जगह मिली है वहाँ पर सर ने प्लांटेशन किया है। अभी ये रास्ते के दोनों साइड चंदन और मिलिया डुबिया ज़्यादा लगाया है मैंने। मिलिया डूबिया सर क्या यूज़ होता है? ये मालाबार नीम या तो रॉयल ट्री भी कहा जाता है। मालाबार नीम। हाँ, और ये प्लाईवुड में ज़्यादा इसका, ऐसे तो ये फर्नीचर वगैरह को भी चलता है, लेकिन ज़्यादा यूज प्लाईवुड में है इसका। अच्छा, इसको दमक नहीं लगती, जो उधी बोलते हैं हाँ हाँ, वो लगती नहीं है, पेड़ को भी लगती नहीं है। और इससे जो प्लाईवुड बना है अभी मार्केट में मिलता है कि इसको ये उधड़ी नहीं लगेगी, अच्छा अच्छा। तो वो ये मालाबार नीम से बना हुआ दोस्तों प्लाईवुड आपने सुना होगा लकड़ों में जो टर्माइट्स आ जाते हैं कुछ सालों में, तो ये ऐसा पेड़ है जिसको वो टर्माइट्स कभी आते ही नहीं है, तो ये खासियत है मालाबार नीम्स की। तो सर ने इसका काफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर किया है। तो दोस्तों देख रहे हो आप कि खुद सर प्लान कर रहे हैं, ये जो मालाबार नीम्स आपने जो देखे हैं इसका प्लांटेशन भी कर रहे हैं, और खुद का ही एक प्रोडक्शन प्लांट उसी के कोई पार्टनर के साथ ये लोग सोच रहे हैं यहाँ पर मैनेज करने के लिए। तो सर का यही फोकस है कि आजकल के जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक विथ टेक्नोलॉजी और विथ नॉलेज आप करते हो तो काफ़ी सारा एक्सप्लोरिंग चीज़ें हैं, और आप खुद को एक डेवलप कर सकते हो, और काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें भी आप कर सकते हो आपकी फार्मिंग में। एक
आखिरी सवाल सर मैं ये पूछूंगा कि अगर अपना जो अपकमिंग जनरेशन है अभी अपने पास टेक्नोलॉजीज आ गई, कुछ चीज़ें नहीं थी वो आपने डेवलप की है, तो बच्चे जो ग्लैमर है एग्रीकल्चर का वो छोड़कर आज इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सभी कर रहे हैं, कॉमन हो चुका है, बट एग्रीकल्चर में फोकस नहीं कर रहे, जबकि बहुत टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो कि एक करियर उभर कर आ सकता है बच्चों के लिए? नहीं, मैं तो बोलता हूँ, मेरे घर के नातों को भी मैंने वही बोला जी कि एग्रीकल्चर में इतना अपने को यहाँ पर स्कोप है, बहुत सारा। अभी हाईटेक का बहुत सारा अपनाना अपने को बाकी है। फिर फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग के प्लांट अपने यहाँ जो फॉरेन कंट्री में 90% प्रोसेस हो जाते हैं, हाँ 90%, और यहाँ पर 1-2% भी नहीं होता है। और इसलिए अपने यहाँ होता बहुत है, लेकिन वो प्रोसेसिंग जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। और ये निसर्ग का इतना अच्छा ये मिला है अपने को कि, और खेती में बहुत सारा ये है। तो मैं लड़के को बोलता हूँ, और अब बहुत सारे जो इंजीनियरिंग भी किए हैं लेकिन वो छोड़ के वापस अभी खेती में लग रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने सब कुछ, कितना अच्छे से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है सर ने, हर एक चीज़ का अच्छे से यूज़ किया है और बहुत ही सिस्टमेटिक फार्मिंग बोल सकते हैं सर ने की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ आपकी चीज़ें शेयर की और हमको मौका दिया यहाँ पर ये शूट करने का। दोस्तों ये भी बताऊंगा कि सर ने एक टूरिज़म काइंड ऑफ फार्म बनाया है कि आप अगर कोई विज़िटर भी आता है तो बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें समझ कर देख सकता है और नेचर जो कि यहाँ का जो ब्यूटीफुल नेचर है एंजॉय कर सकता है।